गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि तीन टाइप की कोडिंग होती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। और लेटर नंबर मिक्स कोडिंग में सबसे पहले हम लोगों ने लेटर कोडिंग से शुरुआत करी है इस चैप्टर की। अगर मैं लेटर कोडिंग की बात करूं तो लेटर कोडिंग के अंदर भी टोटल कितने पैटर्न बनते हैं? 7 पैटर्न बनते हैं। लेकिन उन सातों पैटर्न में से 3 पैटर्न हमें बहुत अच्छे से पता है: फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। और उन तीनों पैटर्न की हमने शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन एक चीज है भैया, एक चीज है, ये तीनों पैटर्न तभी अच्छे से समझ आएंगे जब हमें अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हो। अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कैसे होगी, ये मैंने पहली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। किसी भी लेटर में प्लस और माइनस कैसे करना है विदाउट पेन एंड पेपर, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जल्दी से जल्दी प्लस माइनस कैसे करना है, अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेटा फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इन तीनों पैटर्न पे शानदार जानदार जम के प्रैक्टिस की है। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इन तीनों पैटर्न पे शानदार जानदार प्रैक्टिस की है। और काफी सारे, ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ, लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 20 क्वेश्चन कर लिए। चलिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न के ही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन बेटा एनालॉजी फॉर्मेट में कैसे पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन सीरीज फॉर्मेट में कैसे पूछे जाएंगे, या फिर यही क्वेश्चन क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में कैसे पूछे जाएंगे। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, ये एनालॉजी का फॉर्मेट है, एनालॉजी का फॉर्मेट है। और एनालॉजी फॉर्मेट में अक्सर दो ही लॉजिक लगते हैं, या तो फॉरवर्ड या रिवर्स। यहाँ पे क्रॉस पैटर्न नहीं लगता है, एनालॉजी फॉर्मेट में क्रॉस पैटर्न नहीं लगता है। अच्छा, ये जो रेगुलर क्लास पीएनजी है वो आपकी करियर विल एप्लीकेशन में नोट सेक्शन में अपडेट हो रही है रेगुलर बेसिस पे, है ना। लेकिन क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है अभी फिलहाल, तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए क्लास पीएनजी कहाँ से मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ है? टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्या लॉजिक है? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है। सर पहला लेटर पहले में चेंज होगा, है ना, या फिर लास्ट वाला पहले लेटर में चेंज होगा? सर मुझे तो लग रहा है लास्ट वाला पहले लेटर में चेंज है। 4 और 3 7, 14 और 3 17, 21 और 3 24, 15 और 3 18, 18 और 3 21, और 7 और 3 10, +3 +3 +3 +3 +3 का लॉजिक है ना। तो +3 +3 +3 +3 का लॉजिक है। 12 और 3 15, ओ आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 का मतलब एच आ जाएगा, ओ एच। अगर मैं ओ एच, है ना, और 14 और 3 17, 17 का मतलब ओ एच क्यू, ओ एच क्यू, ओ एच क्यू। और 14 और 3 17, ओ एच क्यू क्यू, ओ एच क्यू क्यू, ओ एच क्यू क्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मेट है ये भी एनालॉजी फॉर्मेट है, ये भी आप देख सकते हो। अब आपको देखना है पहले लेटर को पहले में कन्वर्ट किया जा रहा है या लास्ट वाले को पहले में कन्वर्ट किया जा रहा है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, फटाफट से। हाँ जी, अल्फाबेट के प्लेस आपको शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो चुके हैं। और जब अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है तो लॉजिक पता लगाना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। लॉजिक पता लगाना आप लोगों को, पहला लेटर 14 और 19, सर 14 और 5 19, 15 और 5 20, ओके, 18 और 5 23, और 20 और 5 25, और 8 और 5 13। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है लाइक दैट। पहला पहले में 19 और 5 24, है ना, 15 और 5 20, हमारा आंसर एक्स टी से शुरू होगा। और एक्स टी से दो ऑप्शन शुरू है हमारे, 21 और 5 26, एक्स टी जेड, एक्स टी जेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये एनालॉजी फॉर्मेट है, ये एनालॉजी फॉर्मेट, और ये भी एनालॉजी फॉर्मेट ही है। ठीक है, ये भी एनालॉजी फॉर्मेट है। अब मैं आपको एनालॉजी फॉर्मेट का एक डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ, वेट। एक एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ए, है ना, डॉलर, ए डॉलर, और हैज बी हैज ठीक है। पहला विकल्प है इफ डॉलर इज इक्वल टू डी देन हैज इज इक्वल टू सी, देन हैज इज इक्वल टू सी, है ना। दूसरा ऑप्शन है इफ डॉलर इज इक्वल टू डी
इफ डॉलर इज इक्वल टू, नहीं, इफ डॉलर इज इक्वल टू बी देन हैज इज इक्वल टू सी। तीसरा ऑप्शन है इफ डॉलर इज इक्वल टू बी देन हैज इज इक्वल टू ई। चौथा विकल्प है इफ डॉलर इज इक्वल टू डी देन हैज इज इक्वल टू एफ। ठीक है, ये एनालॉजी फॉर्मेट है, थोड़ा सा है ना डिफरेंट टाइप है। अभी फिलहाल मैं लेटर से करा रहा हूँ, लेकिन हम मैं इसको वर्ड से भी करेंगे। पी एनालॉजी डॉलर, हैज एनालॉजी टी। टी पहला विकल्प है इफ डॉलर इज इक्वल टू क्यू देन हैज इज इक्वल टू यू। दूसरा ऑप्शन है इफ डॉलर इज इक्वल टू क्यू देन हैज इज इक्वल टू। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैंने जानबूझ के सिंपल ऑप्शन दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ ले, इसलिए जानबूझ के, है ना, मैंने ऑप्शंस आसान कर दिया आप लोगों के लिए। है। पहला ऑप्शन है इफ डॉलर इज इक्वल टू क्यू देन हैज इज इक्वल टू बी। इफ डॉलर इज इक्वल टू क्यू देन हैज इज इक्वल टू जी। चलिए सर, ये तीन, तीन के अलावा एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है डॉलर, डॉलर यू हैज क्यू। पहला ऑप्शन है इफ डॉलर इज इक्वल टू टी देन हैज इज इक्वल टू आर। इफ डॉलर इज इक्वल टू टी देन हैज इज इक्वल टू पी। हाँ जी, बनाओ, फटाफट से बनाओ, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चार क्वेश्चन है, फटाफट से इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो, और बेसिक से क्वेश्चन है। देखो ये जो एनालॉजी फॉर्मेट है ना, ये जो एनालॉजी फॉर्मेट है, इस एनालॉजी फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे ए का रिलेशन सी से है तो ई का रिलेशन डॉलर से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉलर। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है जिसमें ए का रिलेशन सी से तो ई का रिलेशन डॉलर से, तो डॉलर की वैल्यू क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं, लेकिन एनालॉजी फॉर्मेट में दो दो को भी हम मिसिंग कर सकते हैं, दो दो को भी मिसिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है। तो ये हमें खुद इमेजिन करना है कि डॉलर की जगह मैं क्या रखूं, उसके रेफरेंस में हैश की वैल्यू क्या निकलेगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना एनालॉजी के, ये क्वेश्चंस कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इन क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले क्वेश्चन की, अगर मैं डॉलर की वैल्यू डी रखता हूं, अगर मैं डॉलर की वैल्यू डी रखता हूं तो बेटा ए से डी बनाने के लिए +3 करना पड़ेगा। तो बेटा हैश की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, b+3, हैश की वैल्यू ई निकल कर आएगी। तो अगर डॉलर की वैल्यू डी है तो 100% हैश की वैल्यू ई होनी चाहिए। अगर डॉलर की वैल्यू डी है तो क्या हैश की वैल्यू ई है, बिल्कुल नहीं है। अगर डॉलर की वैल्यू डी है तो क्या हैश की वैल्यू ई है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर डॉलर की वैल्यू आपको डी रखनी है तो 100% हैश की वैल्यू बेटा ई निकल कर आएगी, ई, ना कि सी और एफ। इसका मतलब पहला चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो हम 100% श्योर हैं कि डॉलर की वैल्यू हमें बी ही लेनी पड़ेगी। हम 100% श्योर हैं कि डॉलर की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, डॉलर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, डॉलर की वैल्यू हमें बी ही लेनी पड़ेगी, बी। इसका मतलब a+1 बी, तो हैश की वैल्यू क्या आएगी, b+1 सी। तो हैश की वैल्यू सी आ जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर डॉलर की वैल्यू बी है तो 100% हैश की वैल्यू फिर पक्का सी निकल कर आएगी। ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कोई एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता।
चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें अच्छी बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन में डॉलर की वैल्यू टी है। दोनों ही ऑप्शन में डॉलर की वैल्यू टी है, तो 100% डॉलर की वैल्यू तो टी रखनी ही रखनी है। 100% डॉलर की वैल्यू टी। अब बेटा टी से अगर यू बना है तो डेफिनेटली टी में +1 हो रहा है। अगर मैं टी से यू बना रहा हूं तो डेफिनेटली टी में +1 हो रहा है। तो किस चीज में +1 करके मैं क्यू बना सकता हूँ? क्योंकि अगर टी में +1 करके यू बना है तो हैश में +1 करके क्यू बनेगा। तो हैश की वैल्यू क्या होगी? 100% पी। क्योंकि टी +1 अगर यू है तो पी +1 क्यू होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा निकल के? सेकंड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर देखो दोनों ही ऑप्शन में मैंने डॉलर की वैल्यू क्या ली है? दोनों ही ऑप्शन में डॉलर की वैल्यू मैंने क्यू ली है। और अगर मैं पी से क्यू बना रहा हूं तो डेफिनेटली पी +1 क्यू कर रहा हूं। अगर मैं पी से क्यू बना रहा हूं तो डेफिनेटली पी +1 क्यू कर रहा हूं। तो किस में +1 करने से टी बनेगा? सर एस में +1 करने से टी बनेगा। तो अगर डॉलर की वैल्यू मेरी क्यू है तो पी +1 क्यू, तो डेफिनेटली हैश की वैल्यू एस होगी, ताकि एस +1 मेरा टी बन जाए। एस +1 क्या बन जाए? एस +1 मेरा टी बन जाए। बहुत बढ़िया। अगर डॉलर की वैल्यू मेरी क्यू है, अगर डॉलर की वैल्यू क्यू है तो Q+1 मेरा आर बनेगा। तो डेफिनेटली A+1 कितना हो जाएगा? हैश की वैल्यू बी निकल कर आ जाएगी। अगर डॉलर की वैल्यू क्यू है तो 100% हैश की वैल्यू मेरी क्या आएगी? बी निकल कर आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के हम आंसर विदाउट ऑप्शन नहीं दे सकते। इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर है और इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तुम बताओ। इसी पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, इस क्वेश्चन को तुम बनाओ। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? ऑप्शन डिपेंडेंट है।
हाँ जी। चलिए साहब, तो आ गया क्वेश्चन समझ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमें क्या करना होगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन के हिसाब से डॉलर की वैल्यू यहाँ पे रख के देखनी पड़ेगी, और फिर हमें बताना है क्या हमारे हैश की वैल्यू ये निकल कर आएगी कि नहीं निकल कर आएगी। हाँ जी। तो आप लोगों के हिसाब से कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, दोनों आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी भी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी भी आंसर दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। तो सी और डी को चेक कर लेते हैं। आपके हिसाब से अगर डॉलर की वैल्यू वीएमटी है, बट हम एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, डॉलर की वैल्यू आरआईपी। अगर मैं डॉलर की वैल्यू आरआईपी रखता हूं तो क्या हैश की वैल्यू मेरी एफ आई के निकल कर आएगी कि नहीं आएगी, जरा चेक करो। सर आरआईपी से टी के आर कैसे बनेगा, 18 और 2 20, बहुत बढ़िया। 9 और 2 11, बहुत बढ़िया। 16 और 2 18, बहुत बढ़िया। अगर मैं डॉलर की वैल्यू आरआईपी रखता हूं तो फिर जो टी के आर का जो रिलेशन है वो +2 +2 +2 करके बन गया। और एनालॉजी क्या कहता है कि जो लॉजिक आपने यहां लगाया वही लॉजिक सेम यहां पे लगाओ। तो यहां भी मुझे क्या करना होगा, +2 +2 +2 +2। तो इसका मतलब ये है H+2, 8 और 2 हो जाएगा 10, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। तो अगर डॉलर की वैल्यू हमारी आरआईपी है तो 100% हैश की जो वैल्यू है वो जेएमओ बनेगी, लेकिन यहाँ हैश की वैल्यू एफ आई के दे रखी है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसको सही करना था तो हैश की वैल्यू हमारी जेएमओ होनी थी, तब ये ऑप्शन सही होता, तब ये ऑप्शन सही होता। बट अब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आरआईपी के साथ जेएमओ आंसर आएगा। अच्छा, अगर मैं डॉलर की वैल्यू वीएमटी रखता हूँ, वीएमटी, अगर मैं डॉलर की वैल्यू वीएमटी रखता हूँ तो लॉजिक क्या है, 22 - 2, 13 - 2 और 20 - 2। तो -का 2 - 2, 8 - 2 6, 11 - 2 9, 13 - 2 11, है ना। तो अगर डॉलर की वैल्यू मेरी वीएमटी है तो 100% फिर हैश की वैल्यू -2 - 2 - 2 करके क्या निकलनी चाहिए, एफ आई के निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन गलत हो गए। यहां तक तो सबके सही है आंसर, क्योंकि आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो ऑप्शन सी और डी ही आंसर दे रहे हो। अच्छा, एक आध बच्चे ने बी आंसर भी दे दिया था, लेकिन बी आंसर इसका नहीं हो सकता। डॉलर की वैल्यू अगर वीएमटी है तो -2 - 2 अरे तो एफ आई के हैश की वैल्यू निकल तो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर डॉलर की वैल्यू वीएमटी है तो 100% हैश की वैल्यू एफ आई की होनी चाहिए। देखो डी ऑप्शन क्यों गलत है, डॉलर की वैल्यू तुमने ले ली यूएलएस। अच्छा, 21 माइनस का 1 20, 12 माइनस का 1 11, 19 माइनस का 1 18। तो -1 - 1 8 माइनस का 1 7, 11 माइनस का 1 10, 13 माइनस का 1 12। तो -1 -1 -1 करके -1 -1 -1 करके, तो हमारा आंसर आना चाहिए GJL। अगर डॉलर की वैल्यू यूएलएस ले रहे हो तो हैश की वैल्यू GJL आनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत था। तो ये वाला जो एनालॉजी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है जो एनालॉजी बेस्ड है, ठीक है, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। रीजनिंग स्पेशल नया बैच आया था बेटा, लेकिन उसके एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं। 2 दिन के लिए एडमिशन चालू थे, 2 दिन बाद तुरंत की तुरंत बंद कर दिए गए एडमिशन। अभी जो एडमिशन चालू है सिर्फ और सिर्फ एसएससी प्रथम बैच में चालू है। आप प्रथम बैच में एनरोल कर सकते हो रीजनिंग पढ़ने के लिए, जहां आपको मैथ्स के भी 2 एक्सपर्ट मिलेंगे, रीजनिंग के भी 2 एक्सपर्ट मिलेंगे, इंग्लिश के भी 2 एक्सपर्ट मिलेंगे, जीएस आपको पूरी मिलेगी, है ना। चलिए साहब, ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ये सीरीज पैटर्न को फॉलो करता है। अभी हमने जो कोडिंग डिकोडिंग बनाई थी ये एनालॉजी पैटर्न को फॉलो कर रही है। देखो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमेशा हमें ऐसे इसी टाइप में देखने को मिले। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमें एनालॉजी फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने किया। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमें सीरीज फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमें सीरीज फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकते हैं। और जब सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, ये सीरीज पैटर्न होता है। या फिर कभी कभी होता है कि इन्हीं तीनों में कोई रिलेशन है, इन तीनों में रिलेशन, इन तीनों में रिलेशन, लेकिन ये चांस बहुत रेयर है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही लॉजिक लगता है, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा। चलिए साहब, 8 -
प्लस का 3 कितना, सॉरी 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो हमारा जो आंसर है वो डब्ल्यू से शुरू होगा। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, तो इसीलिए हमें प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर 11 और 5 कितना है 16, 16 और 5 कितना है 21, 21 और 5 कितना है 26, 26 का मतलब जेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी सीरीज पैटर्न को फॉलो करता है, पहले 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 लेटर को कंपेयर करो, फिर दूसरे दूसरे दूसरे, फिर तीसरे तीसरे तीसरे, फिर चौथे चौथे चौथे। सर अगर मैं 1 से 6 बनाता हूँ तो +5, 6 से 11 बनाता हूँ +5, 11 में फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, 11 और 5 16। हमारा ऑप्शन पी से शुरू होगा। 17 -का 5 12, -का 5 7, -का 5 2। पी से शुरू होगा, उसके बाद बी आएगा, पीवी। पीवी से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हुआ है, ऑप्शन बी। पीवी से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हुआ है, ऑप्शन बी। ये भी सीरीज पैटर्न को फॉलो करती है, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ जी, ये भी सीरीज पैटर्न को फॉलो करती है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। 20 है ना, क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है सर? 20 -का 3 17, 17 -का 3 14, 14 -का 3 11, लेकिन ये 11 नहीं है, यहाँ हम फंस गए। कहने का मतलब है यहाँ तो -3 हुआ, लेकिन -3 के बाद हो सकता है -का 4 हो। 17 -का 4 कितना होगा 13, और फिर 13 -का 5 कितना होगा 8, फिर 8 -का 6 कितना होगा 2। बहुत बढ़िया, हमने लॉजिक पकड़ लिया। पहले लेटर में -3 करके ये बनाया, फिर -4 करके ये, फिर -5 करके ये, फिर -6 करके ये। तो हमारा आंसर एम से शुरू होगा। ठीक है, ऐसे ही 17 -का 3 कितना होगा 4, 4 14, 17 -का 3 14, 14 -का 4 10, और 10 -का 5 5, 5 -का 6 -का 1, -का 1 का मतलब वाई। बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर आ गया एम जे। तो पहले पहले लेटर को कंपेयर, दूसरे 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 को, तीसरे 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 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में है। अभी जो हमने देखा एनालॉजी फॉर्मेट देखी, सीरीज फॉर्मेट देखी, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये क्लासिफिकेशन फॉर्मेट है। बड़ा सिंपल है, दीज आर दी कॉन्सोनेंट, दीज आर दी, दिस इज वोबल। तो ऑप्शन ए ई को छोड़कर बाकी सब क्या है, बाकी सब कॉन्सोनेंट थे। अच्छा, ये भी क्लासिफिकेशन पैटर्न है, इसमें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी के हिसाब से ऑड वन आउट कर दो। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 8 और 20 में कितने का डिफरेंस है 12 का। 3 और 14 में कितने का डिफरेंस है 11 का। 2 और 14 में कितने का डिफरेंस है 12 का। 4 और 16 में कितने का डिफरेंस है 12 का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सी एन, ऑप्शन सी सी एन। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पर लॉजिक क्या है सर? 11 और 2 13, 13 और 2 15। बहुत बढ़िया। 10 -का 2 8, 8 -का 2 6। बहुत बढ़िया। 16 और 2 18, 18 और 2 20। बहुत बढ़िया। 25 और 2 27, 1 और 2 3। बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन सबसे डिफरेंट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंसोगे। इसीलिए अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना पहले से बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर देखो। पहले ही लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से 20 नंबर वाला और 25 नंबर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। 20 नंबर और 25 नंबर। 25 नंबर में क्या दिक्कत है तुम्हें? 25 नंबर में क्या दिक्कत है? पी के बाद बनाया है क्यू, क्यू के बाद एम, एम के बाद एच, एच के बाद बी। देखो रिलेशन क्या है? 20 -का 3 17, 17 -का 3 17 -का 4 13, 13 -का 5 8, 8 -का 6 2। ये लॉजिक है। 20 से बना 17, 17 से बना 13, 13 से बना 8, 8 से बना 2। देखो लॉजिक। और जो सेकंड लेटर है, सेकंड सेकंड लेटर क्या है? क्यू, क्यू के बाद है एन, एन के बाद है जे, जे के बाद है ई, ई के बाद है वाई। यहाँ पे 17 है, ये 14 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 25 है। यहाँ पे 17 -का 3 14, 14 -का 4 10, 10 -का 5 5, 5 -का 6 -का 1। -का 1 मतलब 26 -1 25। या फिर -का 6 करो या +का 20 करो, 20 और 5 25। बात एक ही है। तो ये आंसर आ गया एम, और यहाँ से आ गया जे। तो आंसर हो गया एम जे। दो सीरीज है ना,
दो सीरीज है। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत थी? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत है भाई? अबे यार तुम 20 में दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। 4 और 3 7, 14 और 3 17, 21 और 3 24, +3 +3 +3 हो रहा है यहाँ पे तो। +3 +3 +3 का लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हम्म। क्वेश्चन नंबर 20 में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो, आज कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा लेक्चर है। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आज आपका पहला दिन है तो पहले आप लास्ट 2 लेक्चर्स देखो इस चैप्टर के। क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखोगे आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता होंगे। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तब आप चाहकर भी इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप विदाउट पेन एंड पेपर बनाना चाहते हो चुटकी बजाते ही, उसके लिए आपको अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हो KMO, आपको समझ ही नहीं आ रहा लेकिन आप देख रहे हो 11 13 15। अब बताना 11 13 15 में क्या रिलेशन है? सर 11 और 2 13, 13 और 2 15, तुरंत समझ आ गया तुम्हें। तुम क्वेश्चन देख रहे हो PRT, समझ नहीं आ रहा लेकिन तुमने तुम्हारे सामने लिखा है 16 18 20, तुम्हें तुरंत समझ आ गया 16 और 2 18, 18 और 2 20। ऐसे इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने ये जो लिखा है 12 12 12 11 कैसे लिखा है? देखो पहला ऑप्शन है HT। HT से तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे ये 8 है और T का प्लेस कितना होता है 20। और 20 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 12 का। है ना? अब तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे B है 2 और N है 14। सर 14 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 12 का। C का प्लेस है 3, N का प्लेस है 14। 14 माइनस का 3 कितना होता है? 11। और DP की अगर मैं बात करूं 4 और ये 16, 16 माइनस का 4 12। अब बताना, ये 12 है, ये भी डिफरेंस 12 है, ये भी डिफरेंस 12 है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो 11 है। तो यही तो ऑप्शन है जो बाकी तीनों से सबसे अलग होगा। यही तो ऑप्शन है जो बाकी तीनों से अलग होगा क्योंकि बाकी तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसके लिए अल्फाबेट के प्लेस पता होना जरूरी है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समझना चाहते हैं, देखो मैंने यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे करा, +5 +5 +5। मैंने तुरंत की तुरंत कर दिया, +5 -5 +5 -5। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट के प्लेस पता है। तब आप इस चीजों को समझ सकते हो कि कैसे प्लस और कैसे माइनस हो रहा है। समझ रहे हो? ये वाई में सब्ट्रैक्ट, अब देखो एक बच्चा कह रहा है कि ये वाई में कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने? 5 माइनस का 6 माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 का मतलब वाई कैसे होता है? अब आप वो वाली बातें कर रहे हो जो मैं पहली क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये सब पहली क्लास में मैंने बताया था कि ई में अगर आपको माइनस का 6 करना है तो कैसे करोगे? सर 5 माइनस का 6 माइनस का 1 होता है। तो इसके दो तरीके हैं आंसर देने के। पहला मेथड तो यह है कि इसमें 26 जोड़ दो, 26 माइनस 1 25 हो जाएगा। इसी में 26 जोड़ दो तो 26 माइनस, तो एक्चुअली अंग्रेजी वर्णमाला का जो 25वां अक्षर है वही हमारा आंसर है। दूसरा मेथड यह है कि तुम अगर -6 से नहीं डिस्कस कर पा रहे हो तो तुम इसको प्लस कर दो। कितना प्लस कर दो? 26 की साइकिल होती है 6 और 20 होता है 26। तो 5 में तुम 20 जोड़ दो, 5 और 20 25, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर डेट इज वाई। तो जब ई में माइनस का 6 करते हैं या प्लस का 20 करते हैं तो हमारा आंसर आता है वाई। ये मैं पहली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। है ना? हाँ जी। एप्लीकेशन में कुछ इशू आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। 22। यार 22 तो बताया था ना। अगर डॉलर की वैल्यू में रखता हूँ यहाँ पे VMT, तो देखो V का प्लेस है 22, M का प्लेस है 13, T का प्लेस है 20, T का प्लेस है 20, K का प्लेस है 11, R का प्लेस है 18। अब आप लॉजिक पकड़ो, यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया? 22 को कन्वर्ट किया 20 में, 13 को 11 में, 20 को 18 में। यहाँ लिख लो आप TKR। 20 11 18 लॉजिक लगाना। लॉजिक क्या है सर? -2, -2 और -2। तो अगर डॉलर की वैल्यू VMT है तो TKR बनाने के लिए हमें हर एक लेटर में -2 करना पड़ा। अब HKM है तो फिर हैश की वैल्यू क्या निकलेगी?
तो जो लॉजिक तुमने डॉलर में लगाया है वही एच के एम में लगाओगे, क्योंकि डॉलर से टी के आर बना है, एच के एम से हैज बनेगा। तो जो लॉजिक डॉलर में लगा है सेम लॉजिक तुम एच के एम में लगाओगे। तो एच के एम से हैज की वैल्यू निकालने के लिए जैसे डॉलर में हर एक लेटर में -2 करना पड़ा, तो एच के एम के हर एक लेटर में आपको -2 करना पड़ेगा। तो 8 माइनस का 2 6, 11 माइनस का 2 9, 13 माइनस का 2 11। तो एफ आई के, तो एफ आई के आंसर आ गया हैज की वैल्यू। ये था क्वेश्चन नंबर 22। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत बताओ, और कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है डाउट सिर्फ तभी होगा आपको जब आपने इस लेक्चर का मतलब इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस में डाउट है तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी जिसकी मैं बात करूं। तो इसलिए पहला लेक्चर आप जरूर देखें कि अल्फाबेट के प्लेस होते क्या हैं। चलिए साहब, तो मैंने आप लोगों को 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई। कौन कौन से 3 पैटर्न है? पहला पैटर्न था फॉरवर्ड, दूसरा पैटर्न था रिवर्स, और तीसरा पैटर्न है क्रॉस। इन 3 पैटर्न की हमने बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर ली। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेटर कोडिंग में सिर्फ 3 पैटर्न नहीं होते। दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है ना रिलेटेड टू लेटर कोडिंग, वो सिर्फ इन 3 पैटर्न पे बेस्ड नहीं होते, और भी हमारे पास पैटर्न है ना। टोटल 7 पैटर्न है, और जब मैं आपको सातों पैटर्न बता दूंगा उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप लेटर कोडिंग से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो जो चौथा पैटर्न है, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो फॉरवर्ड पैटर्न है हमारा वो इजी पैटर्न है, इजी। रिवर्स जो पैटर्न है वो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। और जो क्रॉस पैटर्न है ना वो टफ पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न टफ है, और इससे सबसे कम ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर इन तीनों पैटर्न की बात करूं तो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड रिवर्स से ही क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस पैटर्न से ना के बराबर चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब ये जो आखिरी के 4 पैटर्न है ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। पहले तो सिलेबस में था बट अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। और जो बाकी के 3 पैटर्न है ना, मैं सच बता रहा हूँ वो इतने इजी है जिसकी कोई हद नहीं। पैटर्न 4 5 6 ये तीनों ही इजी पैटर्न है, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जिसमें पैटर्न 4 का नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ रहा था, या तो कुछ प्लस करना पड़ रहा था या कुछ माइनस। भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, या तो कुछ प्लस कर रहे थे या कुछ माइनस कर रहे थे नया लेटर बनाने के लिए। लेकिन लेकिन ये जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। यानी कि जो लेटर्स है ना, बस उनको जम्बल्ड फॉर्म में अरेंज कर दो, मतलब जम्बल्ड कर दो उनको। जैसे कि मदर्स लेटर है, इसमें किसी भी लेटर में कुछ प्लस माइनस मत करो, बस इन्हीं लेटर्स को ना इधर उधर शिफ्टिंग कर दो। मदर्स के ही लेटर्स को इधर उधर शिफ्ट कर दो, सेम एज इट इज लेटर्स को। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर मदर्स को यहाँ पे कोड किया है SREHTOM, उल्टा लिख दिया। मदर्स को कुछ नहीं करा, मदर्स को उल्टा लिख दिया। उल्टा पढ़ना है इसको, है ना। मदर्स को क्या करा, उल्टा लिख दिया, SREHTOM, SREHTOM। मदर्स को पकड़ के उल्टा लिख दिया। सर ब्रॉड को उल्टा लिख दो बिना कुछ प्लस माइनस किए, तो THGUORB, 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 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो पैटर्न है पोजीशन बेस्ड जो पैटर्न है, ये बहुत इजी पैटर्न है विदाउट पेन एंड पेपर। और सबसे अच्छी बात यह है पोजीशन बेस्ड पैटर्न के लिए कि हमें अल्फाबेट के प्लेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो इन तीनों पैटर्न के लिए अल्फाबेट के प्लेस पता होने जरूरी है, लेकिन पोजीशन बेस्ड पैटर्न के लिए अल्फाबेट के प्लेस पता हो या ना पता हो इट डजंट मैटर, तब भी आप क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर बना दोगे जैसे कि आपने बनाया। सर हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर आधारित है? अरे आप अपने आप ही पहचान लोगे जब आप देखोगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है ये इस वर्ड में चेंज हुआ, तो आपको खुद ही देख रहे होगे सर ये जितने भी लेटर्स हैं यही सारे लेटर्स नीचे लिखे हुए हैं, है ना। जम्बल्ड, बस इधर उधर शिफ्टिंग मार दी है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न है।
हाँ जी, बनाओ। तुरंत समझ आ गया ना यहाँ पे चल क्या रहा है, तुरंत समझ आ गया ना यहाँ पे चल क्या रहा है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में अल्फाबेट के प्लेस लिखने ही नहीं है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन है सर, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है। सर चल क्या रहा है, वर्ड को हमने बीच में से डिवाइड किया, बीच में से डिवाइड किया, बहुत बढ़िया। सर पिछला वाले क्वेश्चन में तो हमने पूरे वर्ड को उल्टा करके लिख दिया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम पूरे वर्ड को उल्टा नहीं कर रहे, हाफ हाफ करके उल्टा कर रहे हैं। IRTSID, IRTSID, और NYTUB, NYTUB। तो सर सेम सब्स्टिट्यूशन को उल्टा करो, मतलब हाफ करो, हाफ हाफ करके उल्टा करो। ITSBUS, 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 NYTUT। बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिवाइड एंड रिवर्स। पहले क्या था, पहले के पहले पूरे के पूरे वर्ड को रिवर्स कर दिया था, पहले पूरे के पूरे वर्ड को उल्टा किया था, लेकिन इस बार डिवाइड एंड रिवर्स। पहले हाफ डिवाइड करो, देन आफ्टर रिवर्स करो। ह्यूमिडिटी को कोड किया है, तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन को देखते ही समझ तो आ गया है सर, ये ह्यूमिडिटी ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी ही लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी ही लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी, ये लिखा तो हुआ है ह्यूमिडिटी ही, है ना, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी ही लिखा हुआ है। तो पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी जल्दी से बताओ फटाफट से। तुरंत समझ आ गया, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, लेकिन है क्या पोजीशन बेस्ड। जैसे पिछला क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा वर्ड हमने उल्टा लिख दिया था, इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड एंड रिवर्स किया था, हाफ हाफ डिवाइड करके रिवर्स किया था। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम पोजीशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर इसमें क्या कर रहे हैं, पहले दो लेटर को उल्टा कर दो, फिर दो लेटर को उल्टा कर दो, और फिर दो लेटर को DI को ID कर दो। एग्जाम में ना इतना एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हम तुरंत समझ लेते हैं सर कुछ नहीं, पेयर बना के उल्टा करो, PO को OP कर दो, है ना, LI को IL कर दो, TI को IT कर दो, और CS को SC कर दो। और हम देख रहे हैं सर ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, SC तो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट का पेयर है ना TY, वो एज इट इज है TY, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है TY में, लास्ट का पेयर एज इट इज छोड़ दिया है। ये मत सोचना एग्जामिनर से गलती हो गई, वो बेचारा चेंज करना भूल गया, उससे गलती नहीं हुई, ये जानबूझ के छोड़ा गया है, ये जानबूझ के छोड़ा गया है। तो लास्ट का CS हमें छोड़ना है ना। OPIL IT, OPIL IT CS, OPIT IT CS, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कभी कभी लॉजिक हमें एग्जाम में ना पूरा चेक करना पड़ेगा, हड़बड़ाहट में हम अधूरा लॉजिक देखेंगे तो कभी कभी मात खा जाएंगे उसमें। मैन्युफैक्चर, अच्छा मैन्युफैक्चर को कोड किया है फिर से मैन्युफैक्चर में। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया सर, ये जो लेटर्स हैं यही लेटर्स नीचे लिखे हुए हैं, है ना। मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, मैन्युफैक्चर का मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, कोई भी फर्क नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है। पैटर्न होते हैं 7, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। इसके अलावा चौथा पैटर्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, जहाँ पे नया लेटर नहीं बन रहा, सिर्फ लेटर्स की हेराफेरी हो रही है। कैसे हो रही है सर, पहले दो लेटर उल्टे किए, फिर तीन लेटर उल्टे किए, फिर चार लेटर उल्टे किए, और लास्ट का जो पेयर है वो एज इट इज है, लास्ट का जो पेयर है वो एज इट इज है। तो बस यही काम करो, पहले दो लेटर उल्टा करो। तो जैसे ही दो लेटर उल्टा करोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले ही दो लेटर उल्टा करते ही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। भाई एग्जाम में थोड़ी तुम्हें पूरा आंसर निकालना है, नहीं सर प्लीज निकाल लो, थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन का तो हमें लॉजिक समझ आता है, और वो भी हम एग्जाम में पूरा आंसर ना निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है, क्यों भाई। तो एग्जाम में दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट होते ही, ऑप्शन एलिमिनेट होते ही काम खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट होते ही काम खत्म।
चाहे अब वो प्रिंटिंग एरर ही क्यों ना हो, चाहे अब प्रिंटिंग एरर ही क्यों ना हो, बट दिल की तसल्ली लेने की कोशिश मत करना एग्जाम में। चलिए साहब, ब्रेक थ्रो को कोड किया है हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? ब्रेक थ्रो को कोड किया है, डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? देखो ये भी ब्रेक थ्रो ही लिखा हुआ है, समझ गए सर, ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न के लिए ऐसा नहीं पहचानने में बहुत तकलीफ हो रही होगी तुम्हें, पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहे हैं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहे हैं, बस हमें तो ये देखना है पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हैं। क्या हमने पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिखा? नहीं लिखा सर। क्या हमने डिवाइड करके हाफ हाफ किया? नहीं किया सर। क्या हमने पेयर बना के रिवर्स करते चले गए? नहीं किया सर। तो आखिर इसमें हो क्या रहा है? सर ये जो अरेंजमेंट हो रही है ना, ये रैंडम अरेंजमेंट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडम। पहले हमने ईए को उठा के यहाँ रख दिया है, फिर हमने ओयू को उठा के रख दिया, फिर एचआर को रख दिया, फिर मैंने बीआर को यहाँ रख दिया, फिर जीएच को रख दिया, केटी को, मतलब पेयर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके पेयर्स की शिफ्टिंग कर दी। तो एक काम करो, पेयर्स की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 कर दी मैंने पेयर्स की नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। और इन्हीं पेयर्स की रैंडम अरेंजमेंट है, इन्हीं पेयर्स की। जैसे ईए 2 तो 2 नंबर कर दो, ओयू 5 तो 5 नंबर कर दो, एच आर एच आर 4 तो 4 नंबर कर दो, बी आर 1 तो 1 नंबर कर दो, जी एच 6 तो 6 नंबर कर दो, और के टी 3 तो 3 नंबर कर दो। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6। जी क्या हो गया? कैंसल। हाँ जी। चलिए साहब, तो यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट हो रही है, रैंडम अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न में हम रैंडम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न में हम रैंडम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। अब आप रैंडम अरेंजमेंट करो फटाफट से। तो रैंडम अरेंजमेंट ऊपर वाले की तरह ही करना, ऊपर वाले की तरह ही। सर पेयरिंग बनाओ, पेयर बनाओ जैसे कि इन्होंने पेयर बनाए, पहला पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इन्होंने पहले क्या किया, दूसरा पेयर लिखा, फिर पांचवा, दूसरा, पांचवा, चौथा, है ना, पहला, फिर फर्स्ट, सिक्स, थर्ड, बिल्कुल सेम। तो दूसरा पेयर यहाँ से उठाओगे तो पहले आएगा एस टी, तो हमारा ऑप्शन एस टी से शुरू होना चाहिए। एस टी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी। एस टी से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ हाँ, जीडी के लिए ये पढ़ना अच्छा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, 100% अच्छा रहेगा, इसमें घबराने ऐसी क्या बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखो। फिजिक्स को कोड किया, फिजिक्स को कोड किया है इस वर्ड में, तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? फिजिक्स को कोड किया है इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, फिजिक्स को कोड किया है इस पर्टिकुलर वर्ड में, तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? हम्म, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से। फिजिक्स को कोड किया है तो हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? ये बताओ, फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न है या फिर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है? सर क्वेश्चन में पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है सर, ये भी फिजिक्स लिखा हुआ है। तो सर वही रैंडम अरेंजमेंट लग रही है, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ड नहीं उल्टा किया, पेयर उल्टे नहीं किए, हाफ हाफ नहीं किए, बस इसमें तो लग रहा है सेकंड लास्ट लेटर को उठा के पहले लिख दो। तो आंसर देने के लिए सेकंड लास्ट लेटर को उठा के सबसे पहले लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट होना चाहिए आर से। हमारा आंसर आर से शुरू होना चाहिए, लेकिन अफसोस आर से एक भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, अफसोस आर से एक भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो हम सोच रहे हैं ना रैंडम अरेंजमेंट, वो रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो लेटर्स अरेंज हुए हैं ना, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक है, कोई ना कोई तो लॉजिक है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। और वो लॉजिक क्या है, जब आप इन लेटर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप इन लेटर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो लेटर्स हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज्ड है ये लेटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज है, सी एच आई पी एस एस वाई। तो भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एच आई ओ आर एस टी वाई।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब रीअरेंज करोगे हिस्ट्री को, लेटर्स को, तो आंसर आ जाएगा हमारा HIORS TY, HIORS TY। चलिए साहब, तो मैंने आप लोगों को 3 पैटर्न तो अच्छे से समझाए थे, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, और फिर बताया पोजीशन बेस्ड पैटर्न जो कि बहुत इजी पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न बहुत इजी पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न हमारा इजी टू मॉडरेट रहता है, क्रॉस पैटर्न हमारा टफ रहता है, या हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ। सीधा टफ बोलना सही नहीं है, क्योंकि क्रॉस पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, है ना। मॉडरेट का मतलब सिर्फ इतना ही है, मॉडरेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। इजी का मतलब है कि टाइम नहीं लग रहा, इजी का मतलब है अंडर 10 सेकेंड हो जा रहा है। मॉडरेट का मतलब है कि 10 से 30-40 सेकेंड तक ले जा रहा है। टफ का मतलब है कि 50-60 सेकेंड भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ले सकता है, बस। इजी, मॉडरेट, टफ, एग्जाम में क्वेश्चन का सेंस है कि वो क्वेश्चन कितना समय ले रहा है सॉल्व करने में, बस ये है। ऐसे नहीं कि आप टफ क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, सारे क्वेश्चन बना दोगे, बस टफ का मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकन लेता है। तो ये जो क्रॉस पैटर्न है ये मॉडरेट टू टफ इसलिए क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत लॉजिक समझ आता है। इसमें कभी कभी तो समझ आता था, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट ये जो पैटर्न था पोजीशन बेस्ड पैटर्न, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए कोई समय लग ही नहीं रहा था। हर क्वेश्चन हम 5 से 10 सेकंड में समझ पा रहे थे, है ना, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ऐसे ही जो अगला पैटर्न है पांचवा, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर और वो भी बहुत ईजी है, और आप आंसर डेफिनेटली 5 to 10 सेकेंड में दोगे। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है बाबू अपोजिट लेटर का पैटर्न। अपोजिट लेटर, जब लेटर को उनके अपोजिट लेटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब सर ये अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर क्या होता है? देखो अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहला लेटर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहला लेटर होता है ए, सबसे आखिरी लेटर क्या होता है? जेड। तो ए की जो अपोजिट लेटर होता है ना, वो जेड होता है ना। तो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, हम लेटर को उनके अपोजिट लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा? करियर बिल पे तो इस संडे को होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। बाकी बाकी भगवान मालिक है कब होगा, लेकिन डेट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, परेशान ना हो। दूसरा लेटर बी है और सेकंड लास्ट लेटर है वाई, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर है। तीसरा लेटर सी है और थर्ड लास्ट लेटर है एक्स, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां लेटर है। अच्छा ये बताओ, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, क्या इन लेटर्स में और इनके प्लेस में कोई रिलेशन है? सर रिलेशन है। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं आपस में, उनके जो प्लेस का सम होगा वो हमेशा 27 होगा। उनके जो प्लेस का सम है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी दो अक्षर, किसी भी दो लेटर के प्लेस की सम वैल्यू 27 है, तो डेफिनेटली अंग्रेजी वर्णमाला में वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। जैसे कि आई का प्लेस 9 है, आर का प्लेस है 18, और 9 + 18 मिलके कितना बनेगा? 27। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 9वां आई है और पीछे से 9वां आर है। बेसिकली आर का अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर है, लेकिन आई जो है आगे से 9वां है, आर जो है पीछे से 9वां है। अब सर जब एग्जाम में इन अपोजिट लेटर का क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? सर बड़ा आसान है पहचानना। जैसे के को कन्वर्ट किया जा रहा है पी में, तो जी की कोडिंग क्या होगी? तो सर हमने देखा के का प्लेस है 11, पी का प्लेस है 16, 16 और 11 मिलके बन जाएगा 27। तो हम समझ गए सर ये अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। तो बस 7, 27 माइनस का 7 हो जाएगा 20, तो जी का अपोजिट हो जाएगा टी। अगर आप ये मेथड यूज करोगे, अगर आप 15 मिनट और लगेंगे, हाँ हाँ, तो अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो आपका क्या होगा? डेफिनेटली हम्म टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सम 27 करके देखें। तो बेटा ये अपोजिट लेटर्स हमें पता कैसे चलेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ आज कि इन अपोजिट लेटर्स के बारे में, कि कैसे हम इन अपोजिट लेटर को लर्न कर सकते हैं। और सिर्फ याद नहीं करना है, अपने दिमाग में प्रिंट करना है। कैसे? आपके सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा, ओनली 5 मिनट्स। मैं और यकीन दिला रहा हूँ 5 मिनट के बाद पूरी लाइफ टाइम आप
चाहकर भी अपने दिमाग से इन अपोजिट लेटर को भूल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स लूंगा आपके, और जैसे मैं कह रहा हूं बस वैसे करते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा करते जाओ, और बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, लिखो ए, और ए के अपोजिट लिखो जेड, लिखो बी, और बी के अपोजिट लिखो वाई, और ब्रैकेट में लिखो बाय। चिंता मत करो, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुम ये याद करो वो याद करो। सी, सी के सामने लिखो एक्स, और ब्रैकेट में लिखो 6। डी, डी के सामने लिखो डब्ल्यू, और ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ब्रैकेट में लिखो ड्यू। बस लिखते जाओ बेटा, याद नहीं करना। ई, ई के सामने लिखो वी, और ब्रैकेट में लिखो इवनिंग। एफ, एफ के सामने लिखो यू, और ब्रैकेट में लिखो 4। जी, जी के सामने लिखो टी, और ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड। एच, एच के सामने लिखो एस, और ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल। आई, आई के सामने लिखो आ, और ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे। जे, जे के सामने लिखो क्यू, और ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन। के के सामने लिखो पी, और ब्रैकेट में लिखो कानपुर। एल, एल के सामने लिखो ओ, और ब्रैकेट में लिखो लव। एम, एम के सामने लिखो एन, और ब्रैकेट में लिखो मैन। हम्म, एज इट इज लिख लो। ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना आपने, अब लिखने के बाद ना 5 बार आपको जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। 5 बार जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। 5 बार जोर से बोल के पढ़ना है। जोर से बोलकर पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो बेटा जोर से मत बोलना, तो मन में बोलना। अगर आप लाइब्रेरी के बाहर कहीं भी हो तो जोर जोर से बोलकर पढ़ना। चलो, मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। पहले एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ए जेड, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। तो जैसे मैंने पढ़ा है एज इट इज ऐसे ही आपको पढ़ना है, 5 बार जोर से बोलकर। चलो फिर से बोलो। ए जेड, है ना, ए जेड, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। ठीक है, चलिए 5 बार जोर से बोल के पढ़ो। चलो फटाफट से पढ़ो। हम्म, जल्दी से पढ़ो जल्दी। हाँ जी, चलिए साहब, मम्मी ने डांट दिया, जोर जोर से बोल के पढ़ रहे थे, मम्मी ने डांट दिया। चलिए अब आप लोग ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब मेरे साथ भी आप सभी बच्चे जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे बिना शर्माए। ठीक है, बोलो ए जेड, बी, वाई नहीं बाय बोलना, बाय, बी बाय, सी 6। अरे भैया जोर से बोल लो यार।
आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी मेरे कानों तक। अरे हमारी एप्लीकेशन बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तुम सब बच्चों के चेहरे भी दिख रहे हैं, तुम्हारी आवाज भी दिख रही है, हमें सुनाई दे रही है। भागो मत कहीं भी, हाँ जोर से बोलो। ए जेड, बी बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। फिर से A Z, B by, C 6, D due, E evening, F 4, G GT road, H high school, I Indian railway, J jungle queen, K Kanpur, L love, M man. A Z, B by, C 6, D due, E evening, F 4, G GT road, H high school, I Indian railway, J jungle queen, K Kanpur, L love, M man. अब देखो ये जो हमने पढ़ा है ना सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अब इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे ही कोई भी लेटर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, उसके जो अपोजिट लेटर होगा ना वो तुम्हारे दिमाग में खुद ही आ जाएगा। बस तुम पूरा का पूरा वर्ड मत बोलना। अब जैसे कि मैंने लिखा एच, अब बताना एच का उल्टा, हाई स्कूल मत बोलो, एच का उल्टा। अब जो अपोजिट लेटर है बिना 27 में से घटाए तुम खुद बता दोगे। जैसे कि के, कानपुर मत बोलो, लेटर बताओ, के पी, एल वेरी गुड, ओ एम एन, जी टी, एक्स एक्स। सर एक्स मत पूछो, ये तो बेईमानी है, हमसे पूछो सी, तो हम बताएंगे 6। अब आप एक्स पूछोगे तो सर ये तो उल्टा हो गया ना। तो भाइयों जो आपके दिमाग में इमेज बनी है ना, उस इमेज को आप पलट दो। जो भी इमेज आपके दिमाग में बनी है आप उस इमेज को पलट दो और उल्टा सीधा सोचो। ए जेड जेड ए, बी वाई वाई बी, सी सिक्स एक्स सी, डी ड्यू ड्यू डी, है ना, डी ड्यू, डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी, ई वी वी ई, है ना, एफ फोर, एफ यू यू एफ, उसको उल्टा सीधा सोचो, एक्स सी सी एक्स, आर, हाँ आर इंडियन रेलवे, आर आई आई आर, ए जेड, आई आर, एल ओ, के पी, आई आर, एन एम, जी टी। अब आप लोगों को करना क्या है, अगले 5 दिनों तक, है ना, हर रात सोने से पहले, है ना, हर रात सोने से पहले आपको देने हैं मुश्किल से 2 मिनट। किस पर देने हैं 2 मिनट? इस पर नहीं देने 2 मिनट। आपको अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले 2 मिनट करनी है अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस। अपने माइंड में कोई भी रैंडम अल्फाबेट लेना और उसका प्लेस सोचना, उसकी इमेज के अकॉर्डिंग या फिर इजोटी के अकॉर्डिंग। तो अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले 2 मिनट, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स, घड़ी के सिर्फ 2 मिनट लगा के क्या करनी है, अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस। और 10 सेकंड में करना है इसका रिवीजन। मुश्किल से 10 या 20 सेकंड लगेंगे इसका रिवीजन करने में। कैसे? ए जेड, बी वाई, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम मैन। कहने का मतलब है हर रात अब अगले 5 दिनों तक सोने से पहले 2 से 4 मिनट आपको देने हैं अल्फाबेट के प्लेस और अपोजिट अल्फाबेट पर। क्यों? क्योंकि जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो समझो रीजनिंग में अल्फाबेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते उड़ा दोगे, चुटकी बजाते ही, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आपको करना होगा अगले 5 दिनों तक अल्फाबेट की प्लेस और ये वाला जो अपोजिट अल्फाबेट का सीक्वेंस है इसका रिवीजन जरूर करना है। अब देखो इस अपोजिट अल्फाबेट को रिवाइज करने से फायदा क्या मिलेगा एग्जाम में, कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अपोजिट अल्फाबेट से रिलेटेड, तो अब उस क्वेश्चन को जब हम देख रहे होंगे ना तो हमारे देखने का नजरिया ही कुछ और होगा। अब ये क्वेश्चन हमें किसी और एंगल से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमें अल्फाबेट के प्लेस नहीं लिखने पड़ेंगे, 27 में से नहीं घटाना है। अब ये क्वेश्चन हमें कैसे दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कानपुर इंडियन रेलवे मैन जीटी रोड। इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया हमारा, इंडियन रेलवे ए जेड, इंडियन रेलवे लव। तो आंसर आ गया आई जेड आर ओ, आई जेड आर ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब एग्जाम में अपोजिट लेटर वाला क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन को अब देखने का नजरिया ही आपका बदल चुका होगा और आप क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कर पा रहे होंगे, है ना, बिना 27 में से घटाए, सिर्फ और सिर्फ उस अपोजिट अल्फाबेट के मेथड से। हैंड, हैंड को कन्वर्ट किया हमने एस जेड डब्ल्यू एम डब्ल्यू में,
क्वेश्चन को देखने का मेरे ख्याल से नजरिया ही बदल चुका है। क्वेश्चन ही आपको अभी किसी और तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा है? ये कैसे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें हाई स्कूल एजेड मैन ड्यू। क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है? हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। बिना 27 में से घटाए मुश्किल से 8 या 10 सेकंड लगेंगे आंसर आने में। 8 या 10 सेकंड लगेंगे आंसर यहाँ आने में, है ना? तो आंसर आ गया HROP। HROP ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पर्सन को कोड किया मैंने। पर्सन, पर्सन को कोड किया है मैंने IVKMLH से। देखना जरा, क्या अपोजिट लेटर का पैटर्न है यहाँ पे? क्या अपोजिट लेटर का पैटर्न है यहाँ पे? अपोजिट लेटर का पैटर्न है यहाँ पे। देखो देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे अपोजिट? कानपुर, कहीं कानपुर 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 यहाँ दिख रहा है सर। इवनिंग, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, लव और मैन। सर अपोजिट लेटर का पैटर्न है लेकिन क्रॉस सीक्वेंस में, तो बाय, है ना, फोर और कानपुर, YFK। YFK ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। YFK ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे रहे होंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। समझ रहे हो? क्या अपोजिट लेटर के बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर। हाई स्कूल, GT रोड और कानपुर। हाई स्कूल, GT रोड, कानपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना? नॉर्थ, नॉर्थ को कोड किया है मैंने SGILM। ये क्वेश्चन है अपोजिट लेटर से रिलेटेड है कि नहीं है, पता नहीं। देखो जरा, अपोजिट लेटर से रिलेटेड है कि नहीं है सर ये क्वेश्चन? क्या यहाँ पे अपोजिट लेटर का कोई सीक्वेंस है? सर बिल्कुल है। हाई स्कूल, GT रोड, इंडियन रेलवे, लव और मैन, है ना? तो आ जाएगा हाई स्कूल, GT रोड, फोर, लव और हाई स्कूल। SGFLH, SGFLH। तो जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, आप लोगों के लिए वो विदाउट पेन एंड पेपर हो गए, विदाउट पेन एंड पेपर हो गए। जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू अपोजिट लेटर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए विदाउट पेन एंड पेपर। काइट वर्ड है हमारे पास, काइट, OQFU। देखना जरा, यहाँ भी अपोजिट अल्फाबेट का लॉजिक है। ये अपोजिट में थोड़ी सी स्मार्टनेस हो सकती है इस क्वेश्चन में, जरा चेक करना। हाँ जी, देखो बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। यहाँ पर क्या लॉजिक है? जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर अपोजिट लेटर का कोई लॉजिक है? हैं? कानपुर, P। सर P से रिलेटेड तो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक चीज समझ आ रही है, कानपुर, इंडियन रेलवे, GT रोड और इवनिंग। और मुझे लग रहा है अपोजिट माइनस का वन कर दिया। अपोजिट माइनस का वन, अपोजिट, थोड़ी सी स्मार्टनेस इन्होंने दिखाई। इन्होंने डायरेक्ट अपोजिट नहीं किया, अपोजिट माइनस का वन कर दिया। लव, AZ, ड्यू और मैन, है ना? डायरेक्ट अपोजिट नहीं किया। O-1N, Z-1Y, D-1C, M-1L, NYCL, NYCL। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही।